नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 में रीजनिंग के पूछे गए कुछ ऐसे प्रश्नों को जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और वो ये इस सीरीज का 7वां वीडियो है। और एसएससी जीडी के परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें आप आराम से 25 में 25 का स्कोर बना सकते हैं। 25 में 25 का स्कोर आप आराम से खड़ा कर सकते हैं ठीक ढंग से तैयारी करें तो। रीजनिंग में और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं वही प्रश्न बार बार करा रहा हूं, लेकिन बात यह है कि एसएससी जीडी की परीक्षा में जितने मीटिंग में प्रश्न हुए हैं उन सभी प्रश्नों में पैटर्न एकदम सेम टू सेम है। अगर परीक्षा हाल उसमें लिखा है कि पिक्चर हॉल में कुछ दोस्त 7 दोस्त देख रहे हैं तो वही 7 दोस्त वाला कहानी हर मीटिंग में है। बस यह है कि उसमें कुछ न कुछ प्रश्नों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके सभी मीटिंग में लगभग एक ही तरीके का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सब में आंसर अलग अलग है। तो लेकिन प्रश्न अलग है इसलिए कि फिर भी आपको सॉल्व करना चाहिए। तो यहां पर यह प्रश्न पूछ रहा है कि LOVE को OLEV के रूप में लिखा जाता है तो IRRES को कैसे लिखा जाएगा। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और जो ही मैं स्लाइड पहला प्रश्न लगाऊं आप वीडियो को रोक दिया करिए मेरे उत्तर बताने से पहले और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए, तभी आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में और अपने दिमाग को सही रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे और इसका पूरा पूरा लाभ ले पाएंगे। तो अब ध्यान से देखेंगे तो बस ये क्या कर रहा है, LO को OL लिख दे रहा है यानी उल्टा कर दे रहा है। फिर VE है तो इसमें EV लिख दे रहा है, यानी दो दो अक्षरों को स्थानांतरण यानी उलट पुलट दे रहा है। तो IR है तो ये क्या लिख देगा, RI लिख देगा। IS है तो क्या लिख देगा, SI लिख देगा। यानी हमारा पूरा आंसर क्या बन गया, RISI जो कि विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है ए, आराम से हंसते हंसते। अगला प्रश्न 24 संबंध 4 तो 45 संबंध क्या होगा, समरूपता, आंकिक समरूपता का ये प्रश्न है। 24 संबंध 4 तो 45 संबंध 5। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं, आप खुद से वीडियो रोक दीजिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें दाएं वाला अंक जो है, मेरे एक छात्र ने कहा था कि दाएं वाला जो अंक है यहाँ पे लिख दिया जा रहा है, तो फिर दाएं वाला अंक 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दिया जा रहा है। तो भाग्य भरोसे ये आंसर सही भी है। कभी कभी ऐसा होता है परीक्षा में कि आपने सोचा था गलत और आंसर लेकिन हो गया आपका सही, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या कर रहा है कि 4 और 2 जोड़ के 6, तो 6 से भाग दे रहा है इसमें। तो 6 चौके 24 तो भागफल यहां पर लिख दे रहा है 4। तो उसी तरह 5 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो होगा 9, तो 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 5 45, तो यहां पे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से 5 है। खैर जो दूसरे तरीके, जो पहला तरीका था उस तरीके से भी आंसर सही है, इसलिए हमें भी बस अगर नंबर से मतलब है तो नंबर मिल जाएगा जो कि विकल्प ए में है। देखिए 7 मित्र OPQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे थे, तो ये प्रश्न सभी मीटिंग में आया है। अधिकांश मीटिंग में देखेंगे मैं यही प्रश्न करा रहा हूं, लेकिन इसमें जो बता रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर कर दे रहा है और आंसर भी बदल जा रहा है। तो पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं तो इन्हें हम फिल्म दिखाते हैं अच्छे से। तो देखिए, तो यहां पर ये पंक्ति है और ये हम लोग मान लेते हैं ये शुरुआत पंक्ति है अंतिम। सबका मुंह जो है उत्तर की तरफ है, इसलिए क्योंकि इस तरह से हमें दायां हमारा दाएं के समान हो जाएगा और बायां हमारे बाएं के समान हो जाएगा। देखिए ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है और हमें दाएं बाएं समझने में कोई खास दिक्कत इस तरह के से नहीं होगी। अब कह रहा है P एक पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा। अंतिम छोर का मतलब एकदम लास्ट में कहीं बैठा है, यानी P या तो एकदम इधर है या तो P एकदम कहीं इधर है। दोनों में से किधर है ये आगे पंक्ति में वो क्लियर कर देता है, क्योंकि P के दाएं बाएं वो किसी को बताएगा। अब कह रहा है QS के ठीक बाईं ओर, अभी तक नहीं बताया, लेकिन यहां पे कह रहा है P, इस लाइन को अभी हम लोग छोड़े हुए हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन अभी छुटी हुई है, याद रखिएगा। PT के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहां पर क्लियर हो गया। P जो है P T के दाईं ओर है, तो P के अगर हम लोग T इधर जो P जो है T के दाईं ओर, तो ये तो T के दाईं ओर इधर यानी बनाना पड़ेगा। कह रहा है कि P T के दाईं ओर है, तो इधर वाला बनाएंगे तो सही होगा, लेकिन इधर वाला बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, P जो है T के
दाईं और दूसरे स्थान पर, यानी बीच में कोई एक है, ये पहला और ये दूसरा। देखिए P जो है T के दाईं और दूसरे स्थान पर हो गया है, यानी इस साइड में P नहीं होगा, ये क्लियर हो चुका है। अब इतने के बीच में कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि P जो है T के दाईं तरफ दूसरे स्थान पर, अगर बीच में कोई आ गया तो ये तीसरा हो जाएगा, और 2 लोग बैठा देंगे तो चौथा हो जाएगा, यानी इतने के बीच में कोई नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। और टोटल 7 लोग हैं तो 3 लोग इधर हैं, तो यानी कि जो बचे हुए 4 लोग हैं वो 1 2 3 4 इधर ही होंगे, इसके इधर नहीं हो सकते हैं। तो ये लाइन छुटी हुई थी। Q S के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो Q जो है S के ठीक बाईं ओर बैठा हो तो इसमें से कहीं भी बैठ सकता है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं अभी। U किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं, तो इधर वाला अंतिम छोर बुक है, यानी कि U इधर भी एकदम अंतिम छोर पे नहीं होगा। O R और T के बीच में है, तो T यहां पर है ही, तो ऐसा जब लिखा रहा है तो O जो है किसके किसके बीच में है, तो एक तरफ इसके T है और एक तरफ इसके R है। फिर से पढ़ के चेक कर लीजिए आप। O R और T के बीच में है, देखिए O किसके किसके बीच में है, R के और T के। अब ये लाइन छूटा हुआ था, Q S के ठीक बाईं ओर है, तो Q जो है S के ठीक बाईं ओर है, यानी कि Q और S अगल ही बगल हैं, यानी कि Q और S के लिए दोनों अगल बगल होंगे, यानी कि दोनों के लिए 2 सीट कम से कम चाहिए अगल बगल। तो यहां पर तो सिर्फ एक सीट है, इसलिए यहां पर कोई एक नहीं बैठ सकता, यहां पे 2 सीट खाली है, इसलिए यहां पर बैठ सकते हैं। Q S के ठीक बाईं ओर है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। Q जो है S के ठीक बाईं तरफ है, और U को वैसे किनारे बैठना नहीं था, तो U को हम लोग यहां बैठा देते हैं। और प्रश्न पूछ रहा है P और T के बीच में कौन है, तो देखिए P कहां है, तो P ये है और T ये है। P और T के बीच में कौन दिखाई दे रहा है, तो U दिखाई दे रहा है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प A। अब इसमें असंगत छाट रहा है, तो असंगत छाटने वाला हर मीटिंग में एक ही आधार पे प्रश्न पूछ रहा है। क्या आधार है वो, तो ज्यादातर में तो मैंने बताया था कि ज्यादातर परीक्षा में देखेंगे तो अंतर के आधार पे होता है। सब में एक अंतर होगा, 5 5 5 5 या 5 4 3 5 4 3 5 4 3, किसी में 5 5 5 कर देगा, वही आंसर हो जाएगा। सब में 6 6 6 6 6 का अंतर है, किसी में 5 5 या 8 8 का कर देगा तो वही आंसर हो जाएगा। यानी 3 में एक समान अंतर होता है, एक में कोई अलग अंतर होता है, वही आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सब में अलग अलग अंतर आ रहा है। तो कभी कभी योगफल के आधार पे भी होता है, जो कि खासतौर से SSCGD में रह रहा है, तो 3 का योगफल एक समान होगा, जो कि 1 का योगफल अलग होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए आपको वर्णमाला के अक्षरों के आंकिक नंबर याद होने चाहिए। तो C का मतलब 3, H का मतलब 8 और I का मतलब 9। आपको सबको इसमें जोड़ना होगा। 8 3 11 11 10 11 और 10 21, यानी कि यहां पर आएगा 20। अब ये है D का मतलब 4, G का मतलब 7, J का मतलब 10। 10 7 17 18 19 20 21, यहां पर आ गया 21, यानी कि अब आंसर हमारा 20 के साथ या 21 के साथ जाएगा। B का मतलब 2, I का मतलब 9, J का मतलब 10 10 9 19 20 21। अब हमें पता चल गया कि 21 इसमें आया, 21 इसमें आया, यानी इसमें भी 21 ही आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब अलग छांटने के लिए देता है तो 2 ही प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है, या तो 3 में 20 20 20 आ जाए, 1 में 21 आ जाए, या 3 में 21 21 21 आ जाए, 1 में 20 आ जाए। तो यहां पर 2 में 21 आ चुका है, तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें 20 आ जाए। जब इसमें 20 आ जाएगा तो आंसर कौन होगा, यानी जरूर इसमें 21 आने वाला है, और यही हमारा आंसर होगा। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए। E बराबर 5, ये 7 और ये 9, 9 7 16 16 5 21, तो हमारा आंसर हो गया A। 21 में से 9 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 12, 38 में से 21 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 17, 65 में से 38 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 27। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है अंतर, तो आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। ये देखिए, ये 12 है, ये 17 है, ये 27 है। तो 17 में से 12 निकालेंगे तो आएगा 5, फिर 27 में से 17 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 10,
तो यहां तक तो ठीक है। अब रीजनिंग का दिमाग क्या कर रहा है, 5 के बाद 10, तो 10 के बाद उतने ही दूरी पर यहां पर 15 आना चाहिए। ये अपने दिमाग से आया है, था नहीं। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, तो यानी 12 में 5 जोड़ने पर 17, 17 में 10 जोड़ने पर 27, 27 में 15 जोड़ने पर कितना हो, 27 10 37, 38 39 40 41 42, यानी यहां पर होगा 42। अब उसी तरह से 9 12 21 21 17 38 38 27 65 65 और 42 जोड़ने पर आंसर हमारा आएगा 5 2 7 6 4 10, यानी 107 हमारा आंसर हो गया डी। अब देखिए अगला प्रश्न न्याय वाक्य का है, तो आराम से हम लोग चित्र बना लेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी कील पिंस है, सभी कीलें जो है वो क्या है, पिंस है। सभी हथौड़े पिंस है, यानी सभी हथौड़े भी जो है, हथौड़े भी पिंस है। वैसे यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूं, कील में और हथौड़े के बीच में, हथौड़ा इसके भीतर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है। कील इसके भीतर भी हो सकता है, इसके बाहर भी हो सकता है, इसके कुछ कुछ भाग में भी हो सकता है। यानी कि हथौड़ा और कील में कुछ भी रिलेशन अगर देगा तो वो कंफर्म नहीं होगा, केवल संभावना में हो सकता है। खैर हम लोग आंसर निकालते हैं। कोई भी कील पिन नहीं है, कह रहा कोई भी कील पिन नहीं है, जबकि यहां पे पता चला कि सभी कील पिन है। ये कह रहा कोई भी कील पिन नहीं, इसलिए गलत है। कुछ पिन कील है, तो पिन की बात हो रही है और कील की, तो भीतर वाले वृत्त और बाहर वृत्त में तुलना होता है, तो बाहर वाले को कुछ, भीतर वाले को सभी कहा जाता है। तो कुछ पिंस, तो बाहर वाले को कुछ कह रहा है, यानी सही है, कुछ पिंस कील है, क्योंकि बाहर वाले कुछ कहा जाता है, कुछ कहा भी, इसलिए आंसर हो गया केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी हमारा आंसर हो गया विकल्प डी। अब इसमें असंगत छांटना है आपको। तो असंगत छांटने के लिए आप जानते हैं सम विषम भाज्य भाज्य विभाज्यता योगफल कई आधारों पे आंसर होता है। तो ये विभाज्यता के आधार पे 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 7 और 5 12, ये भी विभाजित हो जाएगा, 5 1 6, यानी कि ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, 12 मैंने लिख दिया, 3 से विभाजित हो जाएगा। 85 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से विभाज्यता का नियम है कि जब योगफल इसका 4 और 5 9 से, योगफल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। 7 5 12 3 से कट जाएगा, यानी 75 भी कटेगा। 5 1 6 3 से कटेगा, यानी 105 भी 3 से कटेगा। 85 यानी 8 5 13 3 से नहीं विभाजित होगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, यानी हमारा आंसर है डी। समरूपता का प्रश्न है। अब ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, ये ऐसा प्रश्न है कि कुछ छात्रों का गलत भी हो सकता है। ये प्रश्न ऐसा है जो देने लायक है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिएगा और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये खुद से उत्तर देने वाला प्रश्न है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए यहां पर ई आता है 5 नंबर पे, तो इसके बदले में अंतर के आधार पे नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर में अंतर के आधार पे होता है। ई 5 नंबर पे आता है, तो उसके बदले में जे जो है 10 नंबर पे आता है, यानी कि 5 दूना 10, यानी 5 का दुगुना कर दिया। एफ 6 नंबर पे आता है, तो इसका दुगुना। एल 12 नंबर पे आता है। जी 7 नंबर पे आता है, तो इसका दुगुना। एन 14 नंबर पे आता है, यानी दुगुना कर दे रहा है। तो जी फिर 7 नंबर पे आता है, तो 14 नंबर पे कौन आता है दुगुना, इसका एन आता है। के 11 नंबर पे आता है, तो 11 का दुगुना 22। 22 नंबर पे कौन आता है, तो टी यू वी आता है। एम 13 नंबर पे आता है, 13 का दुगुना 26, यानी 26 नंबर पे जेड आता है। एन भी जेड किसमें है, तो विकल्प प्रश्नवाचक स्थान पे यहां पर क्या आएगा, यही हमें बताना है। तो पहले खाली स्थान पे देखिए सब में एल है, सब में एल है। अब पहला नहीं ढूंढने की जरूरत है। वैसे अगर आपके पास समय की कमी हो परीक्षा में, तो दूसरा भी देखने की जरूरत नहीं है। पहले खाली स्थान पे तो सब में एल है, इसलिए पहला का अंतर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा में इसमें भी डब्ल्यू है, इसमें भी डब्ल्यू है, और इसमें भी डब्ल्यू है, और इसमें भी है। तो जो ज्यादा में होता है उसी में आंसर होता है। केवल इसी में भी है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। जो ज्यादा में होता है वही आंसर होता है। जो ज्यादा में होता है, जो ज्यादा विकल्पों में होता है वही आंसर होता है। तो ज्यादातर में डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू में से ही कोई आंसर होगा। तो अब डायरेक्ट हम लोग लास्ट वाला देखेंगे।
तो डी से दो पहले बी आता है, बी से दो पहले जेड आता है, यानी बी से पहले ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, वाई से पहले एक्स, यानी कि -2 कर रहा है। तो एक्स से पहले क्या आएगा, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, तो वी किस में है लास्ट में, विकल्प सी में। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, वी है तो, अब देख लीजिए वी है तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, विकल्प से भी आप चेक कर सकते हैं। आंसर हो गया सी। देखिए 8 मित्र वाला भी प्रश्न जो है सभी मीटिंग में पूछा हुआ है। दोपहर के भोजन में वृत्ताकार मेज के आप आसपास बैठे, बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर दे रहा है, ताकि ये ना कोई कह पाए कि मेरे मीटिंग में कठिन प्रश्न था, तुम्हारे मीटिंग में आसान प्रश्न था। तो ज्यादा नंबरों का अंतर न आए, इसलिए शायद हर मीटिंग में लगभग एक ही पैटर्न का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 8 मित्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 8 की बात हो तो सबसे पहले प्लस बनाइए, उसके बाद गुणे बना दीजिए, 8 मित्रों वाली बात क्लियर हो जाएगी। ए की कहानी शुरू कर रहा है बताना, ए की कहानी। ए डी के सामने और बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले ए जो है डी के सामने है, कहानी किसकी चल रही है, ए की। ए जो है डी के सामने है और यही ए बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर, तो बी यहां बैठेगा तभी इसके ये बायां है, बी का ये दायां है, तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरे स्थान पर यानी है। तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैंने बनाया है, आप परिचय मत बनाइएगा ये सब। अब क्या जी जो है ए और एफ के बीच में है, तो जी हम यहां भी बनाएंगे, तो जी ए और एफ के बीच में है। यहां भी अगर हम लोग जी बना देते तो जी ए और एफ के बीच में है, यानी कि हम जी ये इधर एफ इधर भी लिख सकते हैं, जी एफ इधर भी हो सकता है। तो जब ऐसा रहे, जब कंफर्म ना रहे, तो ऐसा वाला चित्र को, ऐसे वाले बात को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में रख दीजिए, अभी मत बनाइए। यानी ये वाली लाइन अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आखिर में इधर बनाएंगे फिर इधर हो सकता है करना पड़े, इधर बनाए तो हो सकता है इधर करना पड़े। अगली लाइन ले लीजिए, एच जो है ए के ठीक दाईं ओर है। एच जो है ए ऐसे बैठा होगा, याद रखिएगा ऐसे बैठा होगा, क्योंकि सबका चेहरा केंद्र की तरफ है। ऐसे बैठा होगा तो ए का दायां हाथ इधर होगा, याद रखिएगा ए का दायां हाथ इधर होगा। तो एच जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी एच यहीं बैठा है, एच के ठीक दाईं, ए के ठीक दाईं ओर एच बैठा है। अब कंफर्म हो गया कि अब इधर वाला सीट बुक हो गया, इधर ही बैठना पड़ेगा। पिछली छुटी हुई लाइन जी जो है ए और एफ के बीच में है, तो जी यहां बैठा देंगे अगर, तो ए और एफ के बीच में हो गया जी। ई जो है सी और डी के बीच में है। ई कहां कहां है, ई जो है एक तरफ सी और एक तरफ डी। ई जो है सी और डी के बीच में हो गया। बात पूरी हो गई। प्रश्न है सी के सामने कौन है। सब में सामने ही पूछा, लेकिन सब में अलग अलग। सी के सामने एफ है, किसी में डी के सामने पूछता तो ए। याद रखिएगा ऐसे ऐसे सामने नहीं होता, ऐसे ऐसे तिरछे में सामने होता। सी के सामने है एफ, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। वेनारे का प्रश्न है फर्नीचर कुर्सियां पेड़ के लिए कौन सा चित्र सही है। याद रखिएगा फर्नीचर, सभी कुर्सी जो है फर्नीचर है, लेकिन सभी कुर्सी है जो पेड़ से बनता है ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि कुर्सी जो है लोहे का भी बन सकता है, प्लास्टिक का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, यानी पेड़ का भी बनता है। तो ये सोचकर उत्तर दीजिएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि सभी कुर्सियां फर्नीचर होते हैं, यानी आंसर हमारा होगा सी। इसमें होगा कुर्सी और ये होगा आपका फर्नीचर और ये आपका हो जाएगा पेड़, क्योंकि किसी भी कुर्सी को पेड़ नहीं कहेंगे, किसी भी फर्नीचर को पेड़ नहीं कहेंगे। कुछ पेड़ से कुर्सी या फर्नीचर जरूर बनता है, लेकिन पेड़ को कुर्सी नहीं, कुर्सी को पेड़ नहीं कहेंगे। अब इसमें बताइए क्या आएगा। तो अंतर के आधार पर फिर से देख लीजिए, सब घटता जा रहा है। 109 से 105 की 89 फिर 53, यानी घटता जा रहा है, यानी कि माइनस की क्रिया होगी। 109 में से 5 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 4। 89 में से 105 में से 89 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 16। 53 में से 89 निकालेंगे तो यहां पर आएगा 36।
यानी कि ये 2 का वर्ग माइनस कर रहा है, ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग के बाद 3 का वर्ग नहीं 4 का वर्ग, 4 के वर्ग के बाद 5 का वर्ग नहीं 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग के बाद 7 का वर्ग नहीं बल्कि 8 का वर्ग माइनस होगा। माइनस ही तो हो रहा है हर बार, तो 8 का वर्ग यानी कि यहां पर 64 माइनस होगा, यानी 53 में से कितना निकालना है 64, तो 53 में से 64 नहीं निकलेगा, यानी कि माइनस में हमारा आंसर आएगा। अब आराम से चाहे तो 64 में से ही 53 निकाल लीजिए, बस याद रखिएगा कि माइनस में हमारा आंसर आएगा, तो 64 में से 53 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -11, जो कि विकल्प डी में है। देख लीजिए प्रश्न पूछा, घूर्णन की अनुमति नहीं है, बिना घुमाए बताना कि ऐसी आकृति किसमें है। देखिए मैं इसे बड़ा कर दूं, तो देखिए जो इधर आकृति है चौथे भाग में वो इधर है, तो जो इधर है वही इधर दिखाई देगा, तो एक इस वाले भाग को आप ध्यान से देख लीजिए और वैसा ही उत्तर में आप ढूंढने का प्रयास करिए। तो ध्यान से देखेंगे तो ये एक चीज ये दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है कोने पर, इसमें भी कोने पर दिख रहा है, इसमें ऐसे है तो इसमें कोने पर ऐसे जरूर दिखाई देगा। अब इसे ही आप ढूंढिए, ऐसे दिखना चाहिए, जो ऐसे है इसमें ऐसे, इसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे दिखना चाहिए, तो इसमें ऐसे यहां पे कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें ऐसे नहीं दिख रहा है, इसमें तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ये दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यानी कम से कम ए और बी कट गया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, इसमें ये तिर्यक में जो ये निकला है, इसमें तिर्यक में ये गया, इसमें भी तिर्यक में ये गया है, तो इन तीनों में देखेंगे तो तिर्यक में ऐसे जाना चाहिए, तो इसमें ये ऐसे गया हुआ है, लेकिन ये जो है ये कोने से ये यहां तक नहीं गया है, इसमें देखिए यहीं पे खत्म हो गया ये तिर्यक, जबकि ये यहां से यहां तक जाना चाहिए था, इसमें ये पूरा का पूरा गया है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी, न कि डी। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न फिर न्याय वाक्य से है, तो फिर हम लोग तुरंत जल्दी से चित्र बना लेंगे। कुछ क्रोध शोक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, शोक है, कुछ शोक प्यार है, कुछ शोक प्यार है, यानी कि जलेबी वाला चित्र बनाया तो एक चित्र और बनता है मिर्ची वाला, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस मन में रखिएगा कि इसमें भी हमारा आंसर प्रूफ होना चाहिए। कुछ शोक क्रोध है, तो कुछ शोक क्रोध है, सही है, इसमें है तो इसमें तो कुछ जरूर होता है, सही है। कुछ प्यार शोक है, तो कुछ प्यार शोक है जरूर, इतना भाग है तो इसमें भी तो जरूर ही होगा, तो दोनों ही में सही है, यानी हमारा दोनों ही आंसर, दोनों ही निष्कर्ष सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब इसको देखिए और उत्तर दीजिए। देखिए ये ए है, अगर आपको दिख ना रहा हो, ये ए है, ये एक्स है और ये ई है, उसको 120 लिखा जाए तो ये FW को कैसे लिखा जाएगा, तो जब अक्षर को अंक में बदले और 9 समझ में आए तो पहले अंक अक्षर को अंक में बदल लीजिए। ए का मतलब 1 और x का मतलब 24 और ई का मतलब 5। अब सोचिए कि इसमें क्या किया जाए कि 120 आ सके, तो 24 25 25 जोड़ने पर तो 85 आ रहा है, 120 नहीं आ रहा, दुगुना भी करेंगे तो 100 होगा, यानी कि जोड़ने पर भी नहीं और दुगुना करने पर भी नहीं आ रहा है, लेकिन गुणा कर देंगे 24 से कहीं 24 और 24 5 120 होता है, यानी कि गुणा करने पर आ सकता है, और इसका भी आपस में गुणा किया जाए और जो आए वो विकल्प में हो तो समझिए आंसर सही है। तो एफ का मतलब 6, ई का मतलब 5, ई का मतलब 5, तो 6 5 30, 30 5 3 5 15, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है, तो देखिए चित्र के किसी एक भाग को पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कल्पना कर रहे हैं, ये वाला जो भाग है तीर जैसा, कल्पना करिए ऐसे कुछ कुछ तीर जैसा है, ऊपर वाला भाग इतना, इसमें से इसको देखिए ये तीर जैसा जो ये भाग है इसको, अब इसको सब विकल्प में ढूंढने की कोशिश करिए, तो इसमें ये दिख रहा है, सही हो सकता है, इसमें भी ये दे रहा है, ये भी हो सकता है, इसमें भी ये और ये भी दे रहा है, यानी ये भी हो सकता है,
एक इसमें नहीं दे रहा है, यानी कि डी बस कट गया है। इस तरीके से डी कट गया, बाकी सब है ना, तो डी कट गया कम से कम। अब नीचे वाला जो ए जैसी आकृति है, ये इसको ध्यान से देखिए, यानी ऐसी आकृति, इसमें है डी तो कट ही गया। इसमें ये वाला टांग है, लेकिन दायां वाला ये वाला जो टांग है, ये वाला ये इसमें मिसिंग है, दायां वाला टांग नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें दायां वाला टांग है तो ये बायां वाला ए का टांग नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा है, इसे बिना देखे टिक कर दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों ही टांग मौजूद है। ऊपर वाला तो सही था, ये आंसर हो गया ये। अब इसमें बताना प्रसिद्ध संबंध गुमनाम, तो पागल संबंध क्या होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में संबंध पता करिए कि कौन सा संबंध है, पर्यायवाची संबंध है कि विलोम संबंध है या कुछ और है। तो प्रसिद्ध का विलोम संबंध होता है गुमनाम, क्योंकि कोई व्यक्ति प्रसिद्ध है, उसका नाम सब लोग जान रहे हैं। और गुमनाम, जिसका नाम ही गुम हो गया, उसके बारे में कोई जानता नहीं है, यानी कि विलोम शब्द है। तो पागल का विलोम शब्द बताना है, तो पागल का मूर्ख और नाली तो होगा नहीं, तो समझदार होगा कि चालाक होगा। समझदार होगा तो चालाक क्यों नहीं होगा, चालाक होगा तो समझदार क्यों नहीं होगा, दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए समझदार हो जो शब्द है वो एक सकारात्मक शब्द है, और चालाक एक तरह से नकारात्मक शब्द है। आपको समझदार जरूर बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन चालाकी नहीं दिखाना चाहिए। चालाकी का मतलब किसी दूसरे का आप नकारात्मक रूप से लाभ ले रहे हैं, तो चालाक नहीं जीवन में बनना चाहिए, आपको समझदार बनना चाहिए। समझ शब्द से बना है समझदार, और पागल का मतलब उसके पास समझ ही नहीं है किस चीज का, तो पागल का विलोम शब्द समझदार ज्यादा सही विकल्प जान पड़ता है। आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें श्रृंखला परीक्षण का ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रश्न है, तो इसमें किसी भी चीज को देख लीजिए, या तो ये तीर, ये इसको देख लीजिए, या ये जो डंडा है ये इसको देखिए। चलिए इसी को देखते हैं हम लोग। तो ये डंडा जो है सबसे पहले इस साइड में है, इस साइड में, फिर ये डंडा उधर है इस साइड में, यानी कि अब इधर चला गया, अब डंडा ऊपर चला गया, अब डंडा इस साइड में यानी इधर साइड में है, यानी कि डंडा जो है 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो अब इसके बाद नंबर है ये यहां आने का, इस चीज में, तो इस चीज में किसमें है, तो केवल विकल्प बी में है। हमारा आंसर हो जाएगा हंसते हंसते बी। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है समरूपता के प्रश्न में, रोग लक्षण विद्या, जिसको शास्त्र में हम लोग कह सकते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन होता है, तो रोग का। आपके ब्लड से, पेशाब टेस्ट से, स्टूल टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपको कौन सा रोग है, यानी पैथोलॉजी में पता चलता है आपको रोग का अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से खगोल शास्त्र में किस चीज का अध्ययन करते हैं, संघ का नहीं, शंख का नहीं, भविष्य का अध्ययन नहीं, ज्योतिष शास्त्र नहीं है, मिट्टी का अध्ययन नहीं, यानी कि सही विकल्प है हमारा ग्रहों का अध्ययन। विकल्प से हमें पता चल गया कि बी हमारा आंसर सही है। कंफ्यूज होने पर आप विकल्प देखेंगे तो विकल्प से पता चल जाता है कि सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज का एसएससी के लिए छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी से संबंधित समय समय पर ट्रिकी वीडियो इसी तरह मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।